नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग हमारी नींद, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में उसका लेखक परिचय और उसका जितना भी पोयम था, जो कविता थी हमारी नींद, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन क्या अर्थ होता है उसके बारे में जो हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे, आज के इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है, जो भी आपके बुक का जो क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का हल, सभी क्वेश्चन का आंसर आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो जो हमारी नींद का जो बच्चे नहीं देखे हैं, उसे जाके पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आज का जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कनेक्ट होता है। तो पहले अगर आप वो देखे रहेंगे, जो बच्चे पहले से देखे उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अगर आप पहले से देखे रहेंगे तो आज का जो हमारा सेशन होगा, तो आप जो है क्या करेंगे, जब हमारा ये आंसर आपका डिस्प्ले होगा यहाँ हमारे बोर्ड पे, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी नींद, जिसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, साधारण शब्दों की दिखने वाली कविता अपने अंदर एक गहरे अर्थ को समेटे हुई है। ठीक है, तो आज के इस सेशन की हमारी जो शुरुआत होती है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कुल मिला के हमको लगता है 8 क्वेश्चन है। इसमें 8 क्वेश्चन में 8 का जो हम लोग आंसर देखेंगे, वो सभी आंसर आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली, जी हाँ, मैं हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर का होता है, चाहे सेशन वाला होता है, उन सभी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पूरा कंटेंट बीटीबीसी बेस्ड है, वो सभी कंटेंट आपका हमारा कैप्टन गोधुली में होता है। आप चाहें तो इसे एज अ नोट्स, जो कि हमारे इस क्लास के नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ करवाते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा डिजाइन किया जाता है। उसका जो आंसर होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो एग्जाम जो होती है, उसका जो एक्सपीरियंस किस तरह होता है, उसका जो एक्सपीरियंस बेस्ड आपका होता है कि किस तरह से लिखा जाए आंसर, ताकि आपके जो कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक हैं, उसको आप जो है उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर पाएं। तो यही आपका बुक है, जिसका और भी बहुत सारी बुक है, जिसका डिस्कशन हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। हिंदी के लिए हमारी कैप्टन गोधुली भाग 2 क्लास 10th के लिए चलती है, जिसमें आपको सभी जो चैप्टर हैं गद्य खंड और पद्य खंड के एज इट इज मिलते हैं विथ लेखक परिचय, और साथ ही साथ जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी आपके सॉल्व मिलेंगे। तो एक कंप्लीट बुक है। आपको इस बुक को लेने के बाद ना ही एक्स्ट्रा अलग से कोई बुक लेने की जरूरत है हिंदी की, ना ही आपको अलग से क्वेश्चन आंसर फेयर करने की जरूरत है। आपका पूरा ध्यान आपको आपके सिलेबस को, आपके बुक को, या आपके जो भी सिलेबस में जो भी स्टोरी है, जो भी पोयम है, उसको समझने में जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें और भी एक फीचर है, जिसमें आपका क्या होगा कि जो भी आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो पोयम का होता है, वो भी आपका इसमें दिया हुआ है, ताकि आप कोई पोयम में कभी मिस कर जा रहे हैं, ठीक उसके नीचे आप पढ़ के उस पूरे पोयम को, उस पूरी कविता को आप समझ सके, उस पूरे पद्य को आप समझ सके। ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन गोधुली अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जाके इसे परचेज कर सकते हैं, और सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा जो आज का जो मेन एजेंडा है, जो हमारा मेन वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, तो हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने एक विंब की रचना करता है। कवि क्या करता है? एक विंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। कविता का जो पहला अनुच्छेद होता है, जो हमारी ये रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन बुक है, इसमें आपको पूरी कविता जो मिलेगी, हमारी नींद, आप जब खोजिएगा यहाँ पे 9वां चैप्टर है आपका, क्या है आपका 9th चैप्टर है हमारी नींद। उसे जब आप खोलिएगा तो ये आपका क्या होगा, हाँ, हमारी नींद जो पहला अनुच्छेद है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पौधे, कुछ पेड़, कुछ सूद पौधे। ये जो आपका पहला अनुच्छेद है, उसी अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है। कैसे आप लिखिएगा? बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र। बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र, यानी कवि एक चित्र की रचना करता है। कैसा चित्र बनाता है कवि? कवि ने कविता के प्रथम अनुच्छेद में जीवन की विकास प्रक्रिया का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, कि जब हमारी नींद के दौरान जीवन का विकास होता है, क्या कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, उसके जीवन का विकास होता है, वो वृद्धि करता है। कुछ सूत पौधे बढ़ते हैं, और कुछ अंकुर जो बीज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जमीन से धकेलना शुरू करते हैं, और वो भी बढ़ते हैं। यानी सभी बढ़ता है। हम माने या ना माने, किंतु यह सच है कि जीवन हमारी
सुसुप्ति अवस्था में भी विकसित होती रहती है। कवि की नींद के दौरान भी पेड़ पौधे का निरंतर विकास होता रहता है और अनेक नए नए अंकुर धरती की सतह को फोड़कर उगते हैं। इस यानी हमारी नींद गद्यात्मक ये क्या है, गद्यात्मक बिंब के द्वारा कवि ने यह सिद्ध किया है कि हमारी जानकारी के बिना भी विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। जो पहला अनुच्छेद में कवि क्या कहते हैं कि हम सोए रहें जगे रहें, हमें पता हो या फिर ना पता हो, विकास की जो प्रक्रिया है, समय का जो चक्का है, वो हमेशा चलते रहता है। उसी बिंब की रचना की है कवि ने पहले अनुच्छेद में। यहां तक के लिए चलिए, इसका पहले अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका आंसर है, जो बच्चे हमारा बुक परचेज करेंगे वो सारा आंसर एज इट इज आपको हमारे बुक में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने पर का क्या आशय है? यानी मक्खी का जो जीवन क्रम है क्या है, कवि जो उल्लेख किए हैं मक्खी का जो जीवन क्रम है उसका कवि उल्लेख करते हैं दूसरे अनुच्छेद में। तीन जो आपका क्या है, 3 पैराग्राफ का आपकी कविता है। पहले पैराग्राफ की कविता के बारे में हम लोग पहला क्वेश्चन में डिस्कशन किए। दूसरा मक्खी के जीवन क्रम, ये आपका दूसरे पैराग्राफ में है, जिसमें क्या है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, और भी इसी तरह आगे है। तो उसमें दूसरे पैराग्राफ में जो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा जो उल्लेख किया है उसका क्या आशय है, क्या अर्थ है? उसमें क्या कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मक्खी के जीवन क्रम द्वारा यह बताने का प्रयास किया है क्या, कि जिस तरह मक्खी का जीवन बहुत ही तुच्छ होता है, मक्खी का जीवन बहुत छोटा होता है, उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, वैसे ही गरीब जनता का भी जीवन काल निकृष्ट होता जा रहा है। यानी मक्खी का जिस तरह का जीवन है, मक्खी का जीवन काल जिस तरह छोटा है, बहुत ज्यादा उसे प्रयास करने को नहीं मिलते, एक दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक दिन में वो कौन सा बड़ा आइंस्टाइन बन जाएगा। उसी तरह गरीब जनता है, उन्हें भी अधिक जो है मौके नहीं मिलते हैं। गरीबी में पैदा होने वाले कुछ गरीब या तो अपनी दीनता के कारण समय से पूर्व दम तोड़ देते हैं, या अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण दंगे में मार दिए जाते हैं, या बमबारी अथवा अगजनी में प्राण त्याग देते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि निरीह जनता ही अत्याचारियों के जुल्म का शिकार अधिक होती है। इसके जीवन का मूल्य तो मक्खी के समान ही है। यानी मक्खी के जीवन काल की चर्चा करते हुए कवि क्या क्या लिखते हैं कि कई शिशु पैदा हुए, उनमें से कई तो मर भी गए, नहीं मारे भी गए, मतलब मारे भी गए। दंगे, अगजनी और बमबारी में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे। तो उसी तरह वो आप अगर दूसरा पैराग्राफ समझना चाहें तो इस आंसर से भी आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये दूसरा समझ में आ गया होगा। तीसरा चलते हैं। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? क्योंकि हमारी नींद जो है यह कविता ही है, प्रयास, यह कविता यही प्रयास करता है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों की जो स्थिति है वह लोगों को अवगत कराया जाए। समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग किस तरह दंगे, अगजनी, समाज में अगर कुछ विकास आता है तो सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे लेट पहुंचता है, लेकिन अगर विनाश आएगा तो सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे पहले पकड़ता है। तो वही चीज है कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? क्योंकि हमारी नींद जो है, पूरी कविता कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोगों ने भी अब सुविधा युक्त और आराम जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है, जिससे जीवन अवसर लापरवाही का शिकार हो जाता है। यानी गरीब बस्तियों, दूसरा जो है गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। वो जो गरीब बस्तियों का जो जिक्र होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग भी, यानी जो लोग गरीब हैं, जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों ने भी अब सुविधा युक्त और आराम जीवन जीना आरंभ कर दिया है, जिससे जीवन अक्सर लापरवाही का शिकार हो जाता है। यानी अगर थोड़ी सी अगर कुछ उसके पास अपॉर्चुनिटी गरीबों के पास अगर उत्पन्न होती है तो क्या वो आराम फरमाशी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो आराम करने लगते हैं, जिससे क्या होता है जीवन में उसको और भी जो अवसर मिलने वाले होते हैं वो उस लापरवाही का शिकार होके खत्म हो जाता है। आप इस तरह से फिर से लिख सकते हैं, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? कवि कौन कौन से अत्याचारी को और क्यों? ज्यादा लेट नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, आंसर पे। हमारे पड़ोस से लेकर देश की सीमा पार तक बहुत से खुदगर्ज, दहशतगर्द और अत्याचारी लोग होते हैं। कवि किन अत्याचारियों का, यानी इतना तक का निकल गया। कौन कौन अत्याचारी? हमारे देश से लेकर, लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के सभी प्रकार के अत्याचारियों का जिक्र करता है कवि, जो अपने तुच्छ स्वार्थों, सुविधा और आराम के लिए समाज की सहज विकास की प्रक्रिया को बाधित करते रहते हैं। और क्यों जिक्र करता है? यहाँ कवि ने वैसे ही लोगों को की ओर संकेत किया है, किंतु कवि यह दर्शाना चाहता है कि इन अत्याचारियों और दहशतों के बावजूद जनजीवन का विकास पूरे जोश के साथ होता रहेगा। अच्छा, किनका करता है? लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के जो भी अत्याचारी हैं, जो भी दहशतगर्द हैं, उन सभी का जिक्र करता है। और क्यों जिक्र करता है? पहले तो वो क्या कर रहे हैं इस समाज के लिए, उनका जिक्र करता है। और उसके बाद आखिरी में लिखते हैं, अभी भी हैं और भी लोग हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं साफ और मजबूत इनकार। और उनके जिक्र करने के बाद कवि लिखता है, यह दर्शाना चाहता है कि इन अत्याचार और दहशतों के बावजूद जनजीवन का विकास पूरे जोश के साथ होता रहेगा। यानी दहशतगर्द भले ही नेगेटिव शक्ति कितना भी पावरफुल हो जाए, पॉजिटिव के सामने हमेशा हारती ही है। चलिए 4 नंबर के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। आखिरी जो आपका पैराग्राफ है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए, इसमें सबसे आपका आखिरी लाइन है कि और भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं साफ और मजबूत इनकार। यहां से आपका ये क्वेश्चन बना है। तीसरा पैराग्राफ आपका यहाँ हमारे रोशनी पब्लिकेशन का दीजिएगा, तो ये तीसरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। यहां से आपका ये क्वेश्चन है, इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? तो आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी लोग हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते और अपनी भूल को मानने से इनकार कर देते हैं। यानी समाज अलग अलग प्रगति पर है। समाज जो है, लोकतंत्र आ गया भारत में, अलग अलग जो है शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था तंदुरुस्त हो रही है, लेकिन इन सभी के बावजूद आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हठधर्मी लोग हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर अक्सर गलतियां करते हैं। यानी कानून तोड़ते हैं। क्या करते हैं? कानून तोड़ते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उल्लंघन करने के बावजूद अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करते और अपनी भूल को मानने से इनकार कर देते हैं। कवि का यही भाव है इसमें। आगे, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। बिल्कुल सार्थक है। कोई भी शीर्षक जो हमारी कविता या फिर हमारी कहानी का है वो बिल्कुल सार्थक है। हमारी नींद अर्थात हमारी लापरवाही अथवा आराम पसंद जीवन आगे बढ़ने में हमेशा बाधक बनते हैं। ये सब चीजें गतिशील जीवन की गति को स्थिर करती है। क्या करती है? स्थिर करती है। लेकिन हमारा जीवन विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह किए बगैर निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। प्रस्तुत कविता में हमारी नींद अगर जीवन का अवरोध है तो जीवन भी हमारी नींद से उत्पन्न बाधा की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक हमारी नींद बिल्कुल सार्थक है। इस तरह से आप लिखिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है हमारी नींद, लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि एक दो चीज पे इंडिकेट कर रहे हैं। पहला चीज कि एक तो हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लापरवाही। एक तो हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा, इन लापरवाही करने के बावजूद भी ये दुनिया, ये संसार, ये समय हमारे लिए रुका हुआ नहीं है। हमारी नींद हमारी लापरवाही का भी प्रतीक है। और हमारी नींद जब हम सोते हैं तो हाँ, लेखक स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। यानी भले हम लापरवाही कर रहे हैं, हमारे साथ जो है ये संसार चलते ही जाता है। हम लापरवाही में ही समय बिता दे लेकिन ये चलते ही रहेगा। तो हमारी नींद दोनों का प्रतीक है। नींद क्या है? दोनों का, लापरवाही का भी और बिना कुछ काम किए समय बिताने का भी प्रतीक है, अर्थात लापरवाही आराम। तो इस तरह से आप इसको लिखिए।
ये सब चीजें गतिशील जीवन की गति को स्थिर करती है, लेकिन हमारा जीवन विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह किए बगैर निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। प्रस्तुत कविता में हमारी नींद अगर जीवन का अवरोधक है तो हमारा जीवन भी हमारी नींद से उत्पन्न बाधा की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक हमारी नींद बहुत ही सार्थक है। बढ़िया से इसको साफ कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, हो गया। 7वां नंबर, स्वप्रसंग व्याख्या करें। हर बार प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक हमारी नींद से ली गई है, जिसके लेखक वीरेंद्र अग्रवाल हैं। इस पंक्ति के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि उसके बाद अर्थ कैसे कैसे लिखेंगे। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से लिया गया है, कैसे लिखेंगे, इनको आप आगे देख लीजिए। बिल्कुल डिटेल में इस बार लिखा गया। प्रस्तुत पंक्तियां कवि वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रचित हमारी नींद शीर्षक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज के गरीब और मेहनतकश लोगों के जीवन शैली का चित्रण किया। यानी गरीब बस्तियों और मेहनती जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके जीवन शैली का चित्रण किया है। और साथ ही स्पष्ट करना चाहता है कि इन मेहनतकश लोगों का समाज के विकास में अहम योगदान होता है, लेकिन समाज में सुविधा संपन्न लोग ना तो इन गरीबों को उचित मेहनताना देते हैं और ना ही उनके लिए इनका कोई महत्व है। फिर भी ये गरीब लोग विपरीत और विषम परिस्थिति में भी जिंदा दिली और उत्साह के साथ जीते हैं। लाउड स्पीकर की ध्वनि अपने अधिकारों के प्रति इनकी निरंतर बढ़ रही जागरूकता की ओर संकेत करता है। इस तरह से आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि लाउड स्पीकर की ध्वनि इनकी जीवन की निरंतरता को, इनके विकास को इंडिकेट करता है। और यह इंडिकेट करता है कि अभी मेहनत, जो व्यक्ति मजदूर हैं, जो व्यक्ति गरीब हैं, जो व्यक्ति पिछड़े हैं, उनके लिए भी, वो खुद के लिए भी क्या कर रहे हैं, अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं, अवसर तलाश रहे हैं। और उनके जीवन शैली का चित्रण किया है कवि ने इस लाइन के माध्यम से कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। 8वां, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने। ख नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें आप कैसे लिखेंगे। सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रचित हमारी नींद नामक कविता से अवतरित इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सामाजिक व्यवस्था और इसकी विकास प्रक्रिया को तहस नहस करना चाहते हैं। यानी साधन, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, लेकिन आम आदमी इन सब समस्याओं को झेलते हुए भी निरंतर विकास के क्रम में लगा हुआ है। यह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, अत्याचार सहता है और आवश्यकता पड़ने पर एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करता है। तो बहुत सारे अपने यानी साधन, संसार को बर्बाद करने का, दुनिया और समाज को मैला करने का, तो अत्याचारी लोग सभी प्रकार के साधन उसके पास उपलब्ध है। लेकिन इन सभी साधनों के बावजूद समाज का जो मेहनती वर्ग है, समाज का जो सहनशील वर्ग है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी लिख लीजिएगा आगे। हमारी नींद के बावजूद एक ही लाइन है और इस तरह का बहुत ज्यादा आता है, ताकि पता भी ना चले कहां से आया है। लेकिन यहाँ आपका पता चल जाएगा, हमारी नींद से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा। इसे लिख लीजिए, हमारी नींद के बावजूद। इस पंक्ति में कवि वीरेंद्र अग्रवाल जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ लोग आम आदमी के जीवन के विभिन्न समस्याओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हैं और उनसे बेखबर भी रहते हैं। ओके, और आगे चलिए, ठीक है। यहां आपका देखिए, इसमें एक चीज छूटा है कि कहां से लिया गया है, वो इसमें अभी तक नहीं लिखा हुआ है। आप इस तरह लिख सकते हैं, व्याख्या पंक्तियां वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रचित हमारी नींद कविता से ली गई है। उसके बाद आगे जैसे कि यहाँ इसमें लिखा हुआ है, या फिर प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक हमारी नींद से ली गई है, जिसके लेखक वीरेंद्र अग्रवाल हैं। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि, उसके बाद ये इस पंक्ति में कवि वीरेंद्र अग्रवाल जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ लोग आम आदमी के जीवन की विभिन्न समस्याओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हैं और उनसे बेखबर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी आम जनजीवन बदहाली और तंगी के बीच लगातार गतिशील रहता है। ये आपका क्या है,
हमारी नींद के बावजूद भी ये संसार गतिशील होता है। संसार में अत्याचारी कितने भी बढ़े, संसार में जो है बुरे लोग कितने भी बढ़े, लेकिन ये संसार उन बुरे लोग के साथ भी और अच्छे लोग के साथ भी निरंतर गति करता रहता है, आगे बढ़ते रहता है। चलिए, स्वप्रसंग व्याख्या का आपका आखिरी, आपका क्या है, हमारी नींद का आखिरी क्वेश्चन है। कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति या सीमा है, स्पष्ट कीजिए। यानी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली कविता, ऐसा लगता है अरे सारा शब्द तो जाना हुआ है, एक भी शब्द का तो अर्थ जानने का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। वही लिख रहा है, कविता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। तो ये बताइए कि ये क्या है, भाषा की शक्ति है, या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, या सीमा है, या नेगेटिव पॉइंट है कि भाई कवि के पास उतने ही शब्द थे जिससे उन्होंने ये कविता बना दी। यह भाषा की शक्ति हो सकती है। यहाँ देखिए आपका क्या है आंसर में, किसी भी कविता को सरल शब्दों का प्रयोग करना भाषा की शक्ति नहीं बल्कि उनकी सीमा है। किसी भी भाषा की कविता में जटिल शब्दों की भी सीमा होती है, किंतु जब जटिलता की सीमा को पार कर सरल शब्द सीमा में रहकर कविता लिखते हैं तो सरल शब्दों का प्रयोग भी उसकी सीमा मानी जाती है। तो ये देखिए, एक तरह से आप बोल सकते हैं यह जो कविता है भाषा की शक्ति और सीमा दोनों है। भाषा में हमारे पास साधारण शब्द हैं जिसके गहरे अर्थ निकल सके, तो क्या है, शक्ति और सीमा दोनों का मिला जुला रूप है। और भाषा में हमारी जो कवि हैं, जो वीरेंद्र डंगवाल हैं, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, बहुत सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जब हम लोग इनका लेखक परिचय से पढ़ रहे थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। तो उन्हीं से हम लोग यही देखते हैं कि यह बहुत ही सुंदर कवि, आप बोल सकते हैं बहुत ही सुंदर कवि, एक एक चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझाए गए हैं। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में गहरे अर्थ को किस तरह प्रकट किया जाए, वीरेंद्र डंगवाल ने बहुत ही बखूबी इनका चित्रण किया है। तो यही है, भाषा की शक्ति और सीमा दोनों है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारा बुक है, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, सभी। हिंदी में आप बात करें तो गोधली वर्णिका दोनों, इंग्लिश में बात करेंगे तो पनोरमा इंग्लिश रीडर दोनों, संस्कृत में बात करेंगे तो प्यूसम भाग 1 और प्यूसम द्रुत पाठायत दोनों। तो 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपका बुक हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल सेम फीचर के साथ इंग्लिश और संस्कृत में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि जितना भी स्टोरी, जितना भी पोयम या फिर जो भी है, सभी का आपको इंग्लिश के ऊपर एक पैराग्राफ इंग्लिश का, ठीक उसका नीचे हिंदी में स्पष्ट किया हुआ आपको देखने को मिलता है। संस्कृत में भी सेम एज इट इज, ताकि आप हर एक चैप्टर को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उससे आसानी से समझ पाएं। हिंदी की बात करें तो आपका पोएट्री वाला सारा पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी वाला एज इट इज जो भी स्टोरी आपका दिया हुआ है, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन आंसर किया हुआ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट में क्या मिलेगा आपको, सारा क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बार उसे पढ़ के, उसे अच्छे से सॉल्व करके, उसे अच्छे से समझ के अपना एग्जाम में लिख सके और ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर पाए। ज्यादा आपका फालतू समय फेयर करने में, रफ करने में, एक अलग बुक बनाने में, एक अलग नोटबुक बनाने में आपका टाइम ना जाए। इसके साथ ही एसएसटी की बहुत सारी बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारा तरह का बुक हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, तीनों प्लेटफॉर्म से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी बुक स्टोर के पास भी जाकर पता कर सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत आपका 11-12 के लिए, और इसके अलावा कैप्टन गोधुली, कैप्टन प्यूसम, कैप्टन पनोरमा, ये अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां से अगर आप परचेज करना चाहें तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी जाके उसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारा बुक है, 2026 का क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, जिसके अंतर्गत आपको 2025 से लेके लास्ट 10 साल 12 साल का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 500 नंबर में 250 नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ क्रैश कोर्स, इसके बाद अगर कोई बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, तो 11th एवं 12th के लिए भी कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो अवेलेबल है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे जरूर से जरूर एक बार परचेज कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।